রেকর্ডিং স্টার্ট होने से बताना। हाँ रोशनी হ্যাঁ ঠিক স্যার আছে। হয়েছে। रोशनी गुड मॉर्निंग। रोशनी इंकी इंकी गुड मॉर्निंग इंकी। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग पंकज गुड मॉर्निंग पंकज। ओके ओके सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। मॉर्निंग स्नेहस मॉर्निंग। अच्छा ठीक है चलो गुड मॉर्निंग सबको फिर से। लेकिन अभी पढ़ना क्या है सर? पढ़ना है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में क्या चल रहा है सर? हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर हम रेंट दे के इनकम करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये वैराइटीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है। इनकम टैक्स में जितना हेड्स है मेनली 5 हेड है ना सर? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जिसमें बात कर रहा हूं मैं अभी, बिजनेस प्रोफेशंस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। ठीक है इस 5 हेड में से अगर मैं छोटा चैप्टर में से बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर मतलब अगर चैप्टर का जो लेंथ है वो छोटा है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें थोड़ा जो कैलकुलेशंस है ना ये थोड़ा सा पजल टाइप का है। बट वो सिर्फ जीएबी में, जीएबी का जो एरिया है इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये जो एरिया था जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया, बस इसी में थोड़ा दिक्कत होता है। और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का एक एरिया है इसमें किसी किसी को थोड़ा सा दिक्कत फीलिंग में देखता हूं, बट वो भी अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करे तो उससे भी दिक्कत नहीं है। ठीक है मतलब कंपेरेटिवली सैलरी चैप्टर इजी है। ठीक है जो लोग सैलरी पहले एक बार कर लिया उनको बता रहा हूँ, और जो नहीं किया वो बाद में सैलरी करेगा। कंपेरेटिवली सैलरी इजी है बट सैलरी बड़ा है। ठीक है सैलरी में प्रोविजंस ज्यादा है, सेक्शंस ज्यादा है, बीपी सबसे बड़ा है। ठीक है बिजनेस एंड प्रोफेशन इसके बाद स्टार्ट करूंगा। ठीक है बीपी सीजी ये दोनों ही बड़ा है, अदर सोर्सेस थोड़ा सा छोटा है। लेकिन ये 5 हेड के अंदर अगर आपका नॉलेज बिल्ड हो जाए ना सर, इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनने में आपको कौन रोके। ऐसे मतलब एक्सपर्टीज बनाओ, लोग आपके पास आएगा, अपना अपना इनकम लेके आएगा और बोलेगा भाई मैंने यहाँ से इनकम किया, मैंने वहां से इनकम किया। ठीक है बताओ कि कितना कम टैक्स देके सरकार मतलब ऐसा हो कि सरकार भी खुश मैं भी खुश। ठीक है मतलब डुप्लीकेसी नहीं बोलते इसको, लॉ में रह के काम करना है। सर देखो हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग इलीगल बात नहीं कर सकते। ठीक है अब इलीगल बात वो लोग करेगा जो प्रैक्टिस करता है। ठीक है अब वो लोग क्या इलीगलिटी करेगा कितना करेगा मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हम लोग बस इतना बोलूंगा, हम लोग अपनी क्लास में इतना बात करेंगे सर लीगली जो पॉसिबल है। ठीक है लीगली जो पॉसिबल है, लीगली आपका एक क्लाइंट का टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है मतलब सरकार के घर पे कम जाए लेकिन लीगली हो। ठीक है मतलब जो प्रोविजंस है प्रोविजंस में रह के हम टैक्स को बचा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोविजंस को यूज ना करके आप अपनी मर्जी से डुप्लीकेट वे में, ठीक है मैनिपुलेट करके, ठीक है आप अगर कुछ करोगे तो वो इलीगल हो जाता है। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बड़े लेवल में जाके घोटाला हो सकता है, तभी ईडी छापा मार कर सकता है, वो अलग बात है सर। ठीक है लेकिन हम लोग आज हाउस प्रॉपर्टी में क्या जानेंगे सर? सर आज हाउस प्रॉपर्टी में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा मैंने किसी किसी को होमवर्क के लिए दिया कुछ 10-12 क्वेश्चंस, मैं आज बाकी सबको शेयर करूंगा सर। ठीक है सबको मैंने नहीं दिया, मुझे जितना याद आ रहा है तो मैं आज सबको शेयर करूंगा। आप लोग आज ट्राई कीजिएगा, होमवर्क रहेगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मतलब जो होमवर्क मैं दूंगा उसके बारे में डिस्कशंस कल करेंगे, बट कल तक पहुंचने से पहले आज कुछ क्वेश्चंस और कैलकुलेट करना चाहिए। तो चलो सर जल्दी जल्दी कॉपी पेन रेडी कर लो और लिखना चालू कर दो। ठीक है अच्छा आप लोगों को तो पता ही है ये हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। और ये घर बनाना हम लोग सीख गए ना सर, घर बनाना। तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा झूठा ही सही, है ना? आई होप याद आ रहा है। तब झूठा घर नहीं बना है, मतलब घर झूठा मतलब आप समझ रहे हो ना। एक घर मैंने बना दिया और घर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये घर है मेरा। प्रॉपर्टी को लेके मारपीट तो है हर जगह में ठीक है प्रॉपर्टी लेके मारपीट कहाँ नहीं है सर। लेकिन ये प्रॉपर्टी में एक चीज आप लोग देखे सर, ये जो मेरा घर है, देखो देखो मैं अपने घर के ऊपर कैसे नाच रहा हूँ। सर सर क्या बात करते हो, आपको डांस करना आता है? बिल्कुल नहीं आता सर, मेरा पैर टूट जाएगा। लेकिन आप इतना देखो कि कोई इसके ऊपर छत पे चढ़ के नाच रहा है। क्यों नाच रहे भाई? क्योंकि घर बनाया, घर बनाने के बाद एक पार्ट में खुद रह रहा है, उसको सेल्फ ऑक्युपाइड बोलते हैं, याद रखिएगा। घर बना के जिस पार्ट में आप खुद रहते हो, ठीक है, आप अपने मतलब खुद रहते हो। खुद रहने का मतलब
मतलब যেখানে নিজে থাকি, ঠিক আছে। तो इसका मतलब है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और जिस पार्ट में आप रेंट पे दे देते हो, मतलब भाड़े पे लगा देते हो, दैट इज योर लेट आउट प्रॉपर्टी, है ना। और एक हिस्सा आप शॉप ओपन करते हो, क्या ओपन करते हो सर? शॉप ओपन करते हो। अच्छा, जिन लोगों का हाउस प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग लेक्चर्स मिस है, मैंने लिंक शेयर कर दिया, प्लीज एक बार कर लो सर। हाउस प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स प्लीज एक बार देख लो, अगर बाई चांस मिस है या रिवाइज करना हो तो, ठीक है। अच्छा, शॉप ऑफिस अगर आप एक जगह में ओपन करते हो अपने ही घर के अंदर, तो जो पार्ट आप शॉप या ऑफिस के लिए यूज करोगे दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सा बात है, ध्यान में रखना। जिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आप अपने बिजनेस या ऑफिस के लिए यूज करोगे, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हिसाब उसका नहीं होता है, उसका हिसाब बीपी में होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में होता है। याद है ना सर, 5 हेड में अब बार बार बोलता रहता हूँ, ठीक है, बार बार बोलता रहता हूँ, 5 हेड्स। इस 5 हेड में से ये रहा आपका हेड्स ऑफ इनकम का समरी। इसमें जो सेक्शन 15 से लेके 17 का एरिया है, सैलरी के बारे में बात होता है। करेंटली जो डिस्कशंस मैं कर रहा हूँ 22 से लेके 27 ये हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। इसके बाद हम लोग 28 से लेके 44 AB 44 AD बहुत सारा बात करेंगे बिजनेस लेवल पे, ठीक है, तो उसमें बात होगा। बट कहने का मतलब यही है कि वो जो घर का जो हिस्सा आप बिजनेस के यूज करते हो वो पीजीबीपी का पार्ट है। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। और जिस पार्ट को हम खुद रहने के लिए या फिर रेंट देके इनकम करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये देखो, ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। मतलब सर ये हाउस प्रॉपर्टी पूरा ही तो मेरा है, तो जिसको मैं शॉप के लिए यूज कर रहा हूँ तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं नहीं सर, वो अपना इमोशंस घर पे रख लो अभी, ठीक है। आपका घर, आपका दुकान, आपका प्रॉपर्टी, वो नॉर्मल बात है। यहाँ पर एज पर लॉ हो रहा है सर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट बताते हैं घर का जो हिस्सा हम सेल्फ ऑक्युपाइड या हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेट आउट के लिए यूज करते हैं उसे हाउस प्रॉपर्टी मान के चलो, और जिस पार्ट को आप बिजनेस के लिए यूज करते हो उसको पीजीपीपी में ट्रीट कर लेना, ठीक है। तो जब हम लोग पीजीपीपी पढ़ेंगे, सेक्शन 28 से लेके 44 का जो पूरा लंबा सेक्शन है उस पर ये पॉइंट आएगा, तो मैं तब बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये सब बेसिक चर्चा था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ वही नहीं, मैंने आप लोगों के साथ जीएबी कैलकुलेशन, उसका प्रोफॉर्मा, ये भी डिस्कशंस कर लिया, है ना। फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करना चालू कर दिए। लास्ट दिन भी हम लोगों ने कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस किया, है ना। आप लोगों को वो भी याद होगा कुछ क्वेश्चंस। ऐसे कल लास्ट दिन का ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था सर, है ना। आपका एक घर है, ठीक है, आपने एक घर बनाया, तेरे घर के सामने एक घर बनाया, और वो घर में 2 माला घर था। 2 माला मतलब 2 स्टोरीड बिल्डिंग था। एक पार्ट में आप रहते हो, दूसरे पार्ट को आप रेंट पे दे देते हो, ठीक है। लेकिन पूरा क्वेश्चंस में वैल्यूएशन जो है पूरा घर का दे दिया, तो आप कैसे इस तरह की बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है उसको कैसे अलग करोगे, और अलग करके कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये मान लिया जाता है कि एक पार्ट को लेट आउट मानो, दूसरे पार्ट को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो। जो वैल्यूएशन देगा उस वैल्यूएशन को भी 2 हिस्सों में बांट दो, ठीक है, तब जाके आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ऐसा 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे साथ साथ सॉल्व किया। बहुत अच्छा सर, मुझे भी याद आ गया, आप लोगों को भी याद आ गया होगा। आया कि नहीं आया? जरूर आ जाना चाहिए। चलो, अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल लिखे मेरे साथ। अनदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो लिखिएगा भी और पढ़िएगा भी। एक्स कौन से प्रॉपर्टी एट दिल्ली, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू दे दिया आपको सर, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया आपको 1,64,000 का। फेयर रेंट दिया आपको 2,16,000 का। स्टैंडर्ड रेंट दिया आपको 1,80,000 का। द हाउस is let out up to 31st January
2022। ठीक है, घर जो है सर 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2022 तक रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है, द हाउस इज लेट आउट अप टू 31 जनवरी 2022। ब्रैकेट में लिखिएगा मंथली रेंट being 14,000। सर मंथली भाड़ा है 14,000 करके। फ्रॉम फेब्रुअरी फ्रॉम फेब्रुअरी 1 2022 the property is self occupied। From February 1 2022 the property is self occupied for own residential purpose, for own residential expenses incurred by X. Expense incurred by X are municipal tax 6,000, actually paid, repairs rupees 2,100, insurance rupees 1,100, interest on capital borrowed for acquiring the property interest on capital borrowed for acquiring the property ₹1,23,000। assuming मतलब मान के चलो that the income of X from other sources is 2 lakh, नहीं 3 lakh कर दो, 3,86,000। Find out the net income for the net income of net income इसका X का। Find out net income of X for assessment year 22-23, previous year 21-22, और साथ में ये भी लिखना एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़िएगा, does it make any difference if property is let out up to 31st Jan 2022 at the rate 19,000 per month?
और ये भी लिख दो, देयर इज नो अनरियलाइज्ड। एंड ये भी लिख दो, x does not opted 115 BSc। मतलब 115 BSc का जो सेक्शन है ना सर, उसमें जो स्पेशल डिस्काउंटिंग रेट होता है वो भी फॉलो नहीं करेगा, जो रेगुलर रेट है उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, 115 BSc में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट होता है, कुछ क्या बोलता है उसमें, उसमें कुछ बेनिफिट मिलता है, और अगर आप रेगुलर में रहते हो तो आपको डिडक्शंस वगैरह का भी सुविधा मिलता है। बट ये 115 BSc नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चंस में बोल दिया, तो फिर आप दिमाग लगा के 115 BSc पे जरूर मत चले जाइएगा। अगर क्वेश्चंस आपको कुछ नहीं बोलता तो आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन मेंशन कर देता है कि 115 BSc अप्लाई नहीं करना है, सो डोंट डू दैट। ठीक है, इन रियलिटी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, जब टोटल इनकम का डिस्कशन होगा ना, तब मैं आपके साथ ये सब बात करूंगा, जब सारा हेड कंप्लीट हो जाएगा। जब सारा हेड कंप्लीट हो जाएगा, एक सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन्स एंड मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, जब सारा हेड कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ टोटल इनकम का डिस्कस करूंगा, तब 115 BSc का भी मैं जोर से डिस्कस करूंगा। ठीक है सर। अच्छा सर, ये क्वेश्चन यहाँ तक था, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? कुछ बाकी है तो फटाफट लिख लो। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया? बोलो सर। किसी का कुछ बाकी है क्या, मतलब कुछ लिख नहीं पाया, ऐसा कुछ है? हाँ सर, मेरा बाकी है अभी। कहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? ओके सर। सर चलो चलते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लेना नहीं है, ठीक है, क्लास के बाद संगे संग लिख लेना, नहीं तो क्या है ना, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ही रह जाता है कॉपी में और नहीं उतरता है। ऐसा नहीं करना चाहिए सर, इतना तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इंसान को। ओके ओके सर, क्वेश्चन सॉल्व कराओ, ज्ञान मत दो, सॉरी सर। अच्छा, एक सोन से प्रॉपर्टी एट दिल्ली, सर एक्स का घर कहाँ है? दिल्ली में है, अरे वाह वाह, चलो दिल्ली घूम के आते हैं। सुभाष जी बहुत बोलता था नेताजी हम लोग को, चलो दिल्ली, हाँ हम लोग भी दिल्ली चलेंगे। पता है ना आप लोगों को, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी जिसको हम लोग जानते हैं सर, ग्रेट फ्रीडम फाइटर। चलो दिल्ली, दिल्ली आ गए सर। कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आके करना क्या है? अरे कुछ नहीं, घर को रेंट पे लेके रहना है, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो एक सोन से प्रॉपर्टी एट दिल्ली, एक ने, अच्छा घर रेंट पे नहीं, ओन्स कर दिया, चलो ठीक है। एक सोन से प्रॉपर्टी एट दिल्ली जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू है 1,64,000 का, इसका फेयर रेंट है 2,16,000 का, इसका स्टैंडर्ड रेंट है 1,80,000 का। हाउस इज लेट आउट अप टू 31 जनवरी 2022, जिसका मंथली रेंट रहा 14,000 करके 14,000 पर मंथ। From February 1, 2022, the property is self-occupied for own residential purpose. एक्सपेंस भी इंकर्ड किया एक्स ने, टैक्स दिया 6,000 का, रिपेयर में खर्चा किया 2,100 का, इंश्योरेंस का खर्चा किया 1,100 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में खर्चा किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में खर्चा किया, कैपिटल बोरोड कितने का? इंटरेस्ट 1,23,000 का। इंटरेस्ट बोरोड का क्या सुविधा मिलता है सर? अगर आप घर लेते हो और घर का इंटरेस्ट भरते हो, क्या सुविधा मिलता है? कौन बताएगा, जल्दी बोलो। टैक्स कम देना पड़ता है। क्या हो गया? टैक्स में छूट मिलता है। टैक्स में बचत होता है ना, टैक्स में बचत होता है। अगर आपका मानो होम लोन है, ठीक है, और होम लोन का जो इंटरेस्ट आप पे करते हो सालाना, ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर मैं स्पेशल और भी बात करूंगा, ठीक है, बट इतना तो आपको पता है कौन सा सेक्शन में होता है सर, ये होम लोन हो या, मतलब होम लोन का ही बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली जो होम आप 24 सबसेक्शन बी के तहत इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जैसे ये देखो, ये जो यहाँ पर 25 लाख का लोन था, इंटरेस्ट अमाउंट रहा 25 लाख का, तो घर का दाम पड़ जाता है 20 साल में 50 लाख का।
वो अलग बात, उसमें नहीं जाना है सर। लेकिन अब कोई बोलेगा सर 50 लाख, 25 लाख का लोन 50 लाख हो जाता है, अरे हाँ सर, ठीक है। लेकिन ये भी मैंने लास्ट दिन आपको समझाया था कि अगर आप इंटरेस्ट जो आप एनुअली पे करते हो, ठीक है, अगर आप सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए करोगे और अगर आप लेट आउट के लिए करोगे, कितना अमाउंट तक दे सकते हो सर? जो प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए है उसके लिए जितना इंटरेस्ट भरोगे उतने का इंटरेस्ट का छूट मिलेगा, पूरा का पूरा माइनस कर सकते हो, जैसे कि 2,590 पूरा का पूरा। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए मैक्सिमम कितना? 30,000 से 2 लाख। 30,000 से 2 लाख। 30,000 कब? मैक्सिमम 30,000 से 2 लाख नहीं, मैक्सिमम 30,000 का केस बन सकता है अगर 99 का पुराना लोन है तो। 1499 से पुराना लोन है तो मैक्सिमम 30,000 हो सकता है। अगर 1499 के बाद का लोन है तो मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है, अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का लोन है तो। ठीक है, याद रहेगा ना सर? ये सब याद रखिएगा और खुद को भी ये बेनिफिट दीजिएगा और अपने क्लाइंट को भी दीजिएगा। ठीक है, जब भी कोई क्लाइंट आ जाए पूछ लीजिएगा, क्या भाई हाउस लोन है, इंटरेस्ट भरते हो? हाउस लोन है तो इंटरेस्ट तो भरेगा ना, और अगर इंटरेस्ट भरेगा तो टैक्स कैलकुलेशन में हेल्प कर देना। ठीक है, नहीं तो बहुत ही खराब एक टैक्स कंसल्टेंट बनोगे सर। अगर क्लाइंट को उसका बेनिफिट नहीं दे पाओगे तो फिर कैसा टैक्स कंसल्टेंट हुआ, तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अच्छा चलो सर, कोई बात नहीं, सीखते सीखते सब सीख जाएंगे। अच्छा यहाँ पर और क्या है, बोरोड कैपिटल 1,23,000 का था। अच्छा, इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम अदर सोर्स दिया है वो। अच्छा, ये जो मिस्टर एक्स है ये अदर्स भी कुछ सोर्स है इसका, ठीक है, जहां से वो 3,86,000 का कमाया है। ठीक है, ये भी एक हेड्स ऑफ इनकम में से एक आता है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्टली दे दिया। जब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा ना तब उसमें अदर सोर्स का इनकम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। बट कोई बात नहीं, यहाँ डायरेक्टली गिवन है 3,86,000 का अदर सोर्स इनकम है। फाइंड आउट द नेट इनकम ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। जैसे कि आप सबको पता है कि असेसमेंट ईयर में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन किस ईयर का करते हैं? प्रीवियस ईयर का करते हैं। और साथ में ये भी पूछा है, डज इट मेक एनी डिफरेंस अगर प्रॉपर्टी 31 जनवरी 2022 तक रेंट पे है और भाड़ा 14,000 की जगह 19,000 है तो? यस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस को आप ऐसे बोलो, इस क्वेश्चन का एक नाम भी है कि हाउस प्रॉपर्टी। क्या हुआ है यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन रेंट, हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ए पार्ट, एचपी इज सेल्फ ऑक्युपाइड, क्वेश्चन के ऊपर लिख लो, फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब एक ही प्रॉपर्टी कुछ दिनों तक रेंट पे रहा है, कुछ दिनों तक लेट आउट पे चला गया, वही प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जब ऐसा होता है ना तो क्या करना चाहिए? चलो सर करेंगे, तो और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सर, पहले बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 31 मार्च, नहीं 31 जनवरी, कब तक रेंट रहा है सर? 31 जनवरी यस सर, 10 महीने के लिए। 2022। सर ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ था? ये जो पर्टिकुलर ईयर है, ये जो प्रीवियस ईयर है, ये 1 कब अप्रैल से कब तक? 2021। 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 का, ये आपका प्रीवियस ईयर है सर। और इस प्रीवियस ईयर में आपका घर का रेंट रहा है 31 जनवरी 2022 तक। हिसाब रखिएगा ये सब चीजों का। तो आपका एनुअल रेंट क्या बनेगा? 14,000 करके अगर रेंट है तो एनुअल रेंट कितना है? 1,68,000। 1,68,000। हिसाब कर लो सर, देख लो, मेरा गलत हो जाता है आप लोग कंफर्म कीजिएगा।
अच्छा 14,000 करके 12 महीने का 1,68,000 होता है, लेकिन 14,000 करके आपको 12 महीना मिला कि 10 महीना मिला? 10 महीने। क्योंकि उसके बाद तो आप घर को रेंट पे ही नहीं रखा, उसके बाद तो आपने घर को रेंट पे ही नहीं रखा, है ना? तो 14,000 करके 10 मंथ्स का कितना होता है? 1,40,000। 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। तो ये हो गया आपका, ये एक्चुअली में आपका एनुअल है, बट यहाँ पर आपके हाथ में तो इतना ही आया। अच्छा यहाँ पर एक केस है सर, क्या ये जो 10 महीने का जो 1,40,000 हुआ, क्या वैकेंसी है? क्या नहीं, इसको वैकेंसी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या अनरियलाइज्ड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे क्योंकि तो खुद ही यूज कर रहे हैं ना, वैकेंट भी नहीं है हाँ और रेंट ठीक मिल, है, ऐसा नहीं कि उसने वैकेंसी भी छोड़। नहीं है, वेरी गुड सर, वैकेंसी भी नहीं है और अनरियलाइज्ड भी नहीं है, अलग ही सिचुएशन हो गया ना, ऐसा तो होता है। रिसेंटली नोएडा में ऐसा हुआ है, मुझे मैसेज अगर दिखता है तो मैं दिखा देता हूँ। नोएडा फैमिली, देखते हैं अगर मुझे खबर मिल जाता है तो। रेंट, इसके ऊपर एक न्यूज़ आया था, न्यूज़ में क्या था, वो फैमिली मतलब वो रेंट पे दिया था, रेंट पे दिया था, बट वो प्रॉब्लम क्या हो गया था कि वो रेंट उसका खत्म हो गया था, लेकिन जो टेनेंट था ना वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा था। तो जो ओनर है फैमिली का, मतलब जो बिल्डिंग का जो ओनर है, वो आके मतलब उसी फैमिली उसी बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग पे जो स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स में आके रहना चालू कर दिया। वो घर ही नहीं छोड़ रहा था, पुलिस कंप्लेन वगैरह हुआ, ठीक है। वो बोला, वो जो औरत थे मतलब अपने हस्बैंड उसका डेथ हो गया था, तो उसको काफी दिनों से बोले जा रहा है कि घर छोड़ दो, हम लोग को जाना है, रेंट पे था, छोड़ नहीं रहा था। तो फिर लास्ट में जो ओनर है फैम मतलब उस बिल्डिंग का या फिर फ्लैट का, वो आके स्टेयर्स पे आके 1 हफ्ता वेट किया, फिर पुलिस आया, फिर पुलिस आके समझाया, बोला, तब जाके वो लोग घर छोड़ा, ठीक है। तो ये सब होता रहता है। अच्छा कल रेंटल हाउस के बारे में सीतारमन जी कुछ बोला है क्या? आप लोगों को खबर है? हाउस रेंट जीएसटी के बारे में कुछ बात हुआ है? हाउस रेंट जीएसटी के बारे में कल एक खबर आया है सर, जीएसटी ऑन रेंट ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये कल का ही खबर है। ये न्यू जीएसटी रेट 18% के आसपास हुआ है, लेकिन सभी के घर पे नहीं लगेगा सर, ठीक है। ये इसके ऊपर कल ही एक न्यूज़ आया है, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्या हुआ है। ये सब खबर के साथ अपडेट रहिएगा सर कि क्या रेंटल प्रॉपर्टी में जीएसटी है नहीं है, खबर रखिएगा, आई विल डिस्कस लेटर। चलो, अभी नहीं तो क्या हो जाएगा ना, मैं आपको कहानी बताते रहेंगे और क्वेश्चंस देरी देरी हो जाएगा। अच्छा, अच्छा अभी हम लोगों को क्या हिसाब लगाना है? म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब डेटा हमें मिल गया ना, ये सब डेटा हमें पता है। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना बोलो? 1,64,000। 4। फेयर रेंट का कितना बोलो? 2,16,000। 2,60,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना? 1,80,000। म्यूनिसिपल टैक्स? 6,000। म्यूनिसिपल टैक्स 6,000, हाँ। ठीक है। इंटरेस्ट कितना? 1,23,000। सब एनुअल डेटा है ना, दिस ऑल आर एनुअल डेटा। तो नाउ कैलकुलेट। अच्छा ये क्वेश्चन का मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, तो पहले पार्ट 1 में 2 हिस्सों में क्वेश्चन होगा, एक 14,000 का रेंट है और एक 19,000 का रेंट है, याद 19,000। रखिएगा। तो एक लेट आउट प्रॉपर्टी आपका सेल्फ ऑक्युपाइड भी है आपका, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर भी बना लो सर। अब बताओ मुझे स्टेप 1 क्या होगा, लेट आउट का एज वेल एज सेल्फ ऑक्युपाइड का? पार्ट 1 में 1,80,000। हाँ बोलो। एमबीएफआर में हायर और स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। म्यूनिसिपल 1,80,000। वैल्यू और फेयर रेंट में हायर क्या है? 2,16,000 और 1,80,000 में टेक द लोअर, है ना, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो दिस विल बिकम्स 1,80,000। वेरी गुड सर। सेल्फ ऑक्युपाइड का क्या करें? नील। नॉट एप्लीकेबल ना सर, वेरी गुड। अच्छा स्टेप 1 तो हो गया, इसको क्या बोलते हैं? RER। सर जिनको लग रहा है कि कैसे आ गया, सर प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिए थोड़ा सा,
क्योंकि काफी डिटेल्स मतलब उसमें वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे स्टेप 1 तक हम लोग पहुंचते हैं, RER ARR, है ना, स्टेप 3। अच्छा अब देखेंगे स्टेप 2। अच्छा क्या स्टेप 2 आएगा, मतलब क्या ये एक्चुअल रेंट जो 1,40,000 एक्चुअली में मिला है, नो क्या सर, ये स्टेप 2 आएगा? पहला बात तो नो देखो, एक्चुअल 1,40,000 है, RER 1,80,000 है। एक्चुअल तभी आता है, एक्चुअल तभी आता है जब वो स्टेप 1 से बड़ा होता है, लेकिन ये तो स्टेप 1 से बड़ा तो नहीं है, तो फिर स्टेप 2 नॉट एप्लीकेबल। सर एक चीज याद रखिएगा, जब स्टेप 2 नहीं आता है तब स्टेप 3 तो आता है ना। जब यस सर, पर स्टेप इसमें डाटा नहीं है। डाटा नहीं सर, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, आप ऐसा बोलो। हाँ सर, स्टेप 3, हाँ मैं बात समझे सर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब स्टेप 3 तभी आ सकता है जब वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, प्लीज बात को ध्यान रखिए, ठीक है, कि स्टेप 3 तभी पिक्चर में आएगा जब ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअल रेंट एनुअल रेंट मतलब स्टेप 1 से कम होगा, तभी जाके स्टेप 2 के जगह स्टेप 3 आ सकता है। हाँ आपने डाटा बोला, मैं समझ गया आपका बात, बट इसके पीछे का एक्चुअल रीजन है, कभी कभी डेटा रहता है, कभी कभी डेटा रहता है, बट फिर भी वैकेंसी नहीं रहता, अनरियलाइज रहता है ना। तो वैकेंसी अगर नहीं है और वैकेंसी के कारण अगर वो लोअर नहीं हो रहा है, तो फिर स्टेप 2 पिक्चर में नहीं आएगा और स्टेप 3 भी नहीं आएगा। तो इन दैट केस GAB क्या बन जाएगा सर? 1,80,000। जो आपका लेटेस्ट स्टेप्स है, तो 1,80,000 आपका लेटेस्ट स्टेप्स है, तो वही आपका GAB है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। GAB मींस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये GAB कैलकुलेशंस के ऊपर मैंने लगातार 2 क्लास करवाया, एक बार देखिएगा। अच्छा ये स्टेप 2 भी क्या है, नॉट एप्लीकेबल है। सेल्फ ऑक्युपाइड का तो कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं उसका कोई वैल्यूएशन ऐसा किया नहीं जाता, ठीक है। सिर्फ एक ही बेनिफिट यहाँ से लिया जाता है एज पर इनकम टैक्स, अगर कोई लोन का इंटरेस्ट चल रहा है उसका बेनिफिट लो और मौज करो टैक्स में। तो GAB इसका भी नॉट एप्लीकेबल, नो डाउट। अच्छा अब क्या है तो लेट आउट जी, हाँ बोलो। लेट आउटेड आंसर है सर -1200। म्यूनिसिपल टैक्स कितना है सर? 6,000 का, चलो भर देते हैं। 1,80,000 से 6,000 चला गया तो कितना रहा? 1,74,000, 1,74,000। 1,74,000। वेरी गुड सर। तो दिस इज बिकम्स अ NAV, नेट एनुअल वैल्यू, है ना, इसको प्यार से NAV कहते हैं। अब जो NAV मेरा आएगा यहां से हमें एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? @30%। तो 1,74,000 में 30% लगाइए सर, कितना होता है? 52,200। सेक्शन 24 सबसेक्शन A, है ना, 52,200, ठीक है। माइनस करके बताइएगा। नहीं माइनस अभी मत कीजिए, 1,00,000। एक सेकेंड, माइनस बाद में गिन करना, पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी दे देते हैं। तो मेरा यहाँ पर जगह खत्म हो गया, अरे वाह, फिर तो मुश्किल हो गया, मैं इधर कर लेता हूँ। यहाँ से लेस करना है मुझे और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसमें लेट आउट प्रॉपर्टी का और सेल्फ ऑक्युपाइड का। बताइए मुझे कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितने का है? 1,23,000। 1,23,000। अच्छा ये जो 1,23,000 का है, ये लेट आउट का है कि सेल्फ ऑक्युपाइड का है? होल का है ना सर, लेट आउट का, लेट आउट। ये लेट आउट का ही मान के चलेंगे सर। ये भले ही उसने सेल्फ ऑक्युपाइड किया है, बट यू कैन इग्नोर इट, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर घर को मैक्सिमम सेल्फ ऑक्युपाइड में यूज किया कि मैक्सिमम लेट आउट में यूज किया? क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। लेट आउट में सर। आप अप्रैल से लेके जनवरी तक, है ना, अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक पूरा आपने इसको लेट आउट किया, फिर आपने उसको सेल्फ ऑक्युपाइड में कन्वर्ट किया, तो ये जो घर है ना, ये सेल्फ ऑक्युपाइड का ट्रीटमेंट में आएगा ही नहीं। ये जो घर है ये सेल्फ ऑक्युपाइड ट्रीटमेंट में आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ 4 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखा और 8 महीना आपने इसको लेट आउट करके रखा।
क्योंकि आपका मैक्सिमम परसेंटेज लेट आउट है तो इस घर को लेट आउट ही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे एक नियम भी होता है लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड में। अगर कोई बोलेगा सर अगर 2 महीना होता तो क्या होता, ठीक है, मानो कि 2 महीना लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड, सॉरी 2 मंथ्स लेट आउट करता और 10 महीना अगर सेल्फ ऑक्युपाइड करता तो क्या होता, ठीक है। इसके लिए एक सेक्शन है, मैं आपको लिखा के नोट्स लिखा दूंगा। बट इतना जान के चलो कि जब आप मैक्सिमम पीरियड के लिए, ठीक है, मैक्सिमम पीरियड के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी लेट आउट में रहता है तो उसको लेट आउट ही डीम्ड टू लेट आउट माना जाता है, ठीक है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, बाद में प्रोविजंस डिस्कस करूंगा, बिकॉज प्रोविजंस का और भी कुछ डिस्कस करना बाकी है मेरा, ठीक है। तो मैं वो प्रोविजंस जब आपके साथ डिस्कस करूंगा, प्रोविजन जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मैं बाकी पॉइंट में भी बातचीत करूंगा आपके साथ। फिलहाल आपको बस इतना समझ के चलना है कि अगर प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी मैक्सिमम टाइम लेट आउट में रहता है, ठीक है, तो उसको लेट आउट ही मान के चलना पड़ेगा। अगर सर 6 महीना लेट आउट और 6 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड रहेगा तब 6 महीने के केस में भी लेट आउट मान के चलेंगे, ठीक है। 6 महीने के केस में भी प्रॉपर्टी को लेट आउट माना जाएगा। ऐसा करेगा तो फिर हर किसी को तो मतलब मौका मिल जाएगा, ठीक है, कि लेट आउट से उसको सेल्फ ऑक्युपाइड करके फिर इंटरेस्ट दोनों जगह में खाने का इच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और एक कॉन्सेप्ट आता है, फिर पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड पोर्शन इज सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर ऐसा है तो फिर पोर्शन प्रोपोर्शनेटली उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना परसेंटेज सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर 6-6 महीने का भी है तो भी वो देखा जाएगा कि सिचुएशंस क्या बन रहा है, फिर उसके हिसाब से मैं इसके ऊपर बाद में आपको बात करता हूँ सर, ठीक है। इसके ऊपर कुछ रूल्स हैं, ठीक है, आई विल डिस्कस, ठीक है, आई विल डिस्कस इसके बारे में बात करूंगा। कुछ कोवन प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ कुछ सेक्शंस है जिसके बारे में मुझे बात करना अभी भी बाकी है, तो थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा रुक जाओ, वो भी बात कर लेंगे। आई होप कि कल के क्लास में ही वो पॉइंट आ जाएगा। फिलहाल मैक्सिमम, क्योंकि इसका मैक्सिमम परसेंटेज लेट आउट में गया है तो हम लोग पूरा को ही लेट आउट मानेंगे, ठीक है। लेट द होल बी लेट आउट, लेट द होल प्रॉपर्टी इज लेट आउट, ठीक है। भले ही उसने 4 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड रहा है पर उसको नहीं माना जाएगा। इसका डिटेल्स प्रोविजंस में कल के क्लास में आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,23,000 का है, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्युपाइड यहाँ पर नहीं मानेंगे, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड का यहाँ नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हुए हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास था उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1,74,000 माइनस 52,200 और इधर आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1,23,000, सब कुछ माइनस करने के बाद मेरा हिसाब क्या आता है सर, एक बार बताइए ना मुझे। -1200। सर इसको क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ जाता है 1200। सेल्फ का कुछ नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल ही रह जाएगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग पूरा घर को ही लेट आउट मान के चले, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम वो लेट आउट में रहा है। बाकी प्रोविजंस है, क्या प्रोविजंस है मैं नेक्स्ट दिन बताता हूँ, अभी क्वेश्चंस पे ही थोड़ा ध्यान दे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया, 1200 हो गया, वो भी नेगेटिव, तो मतलब ये प्रॉफिट रहा कि लॉस रहा, इस प्रॉपर्टी से लॉस रहा, चलो बढ़िया है। सर नेट इनकम से 3,84,800 दीजिए। तो एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा अभी इस प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट भी है, मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसा भी एक हिस्सा देखा था कि अगर 19,000 का है उसका भी एक देखना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, नेट इनकम एक बार यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में जाता हूँ। तो नेट इनकम कितना होगा, नेट इनकम कितना होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कितना था, 3,86,000, 3,86,000, 3,86,000, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना रहा, -1,200। 1200 नेगेटिव, ठीक है। तो आपका लॉस रहा है ना, 3,86,000 से 1200 लेस करने से कितना होता है, 3,84,800। 3,84,800, ठीक है। दिस इज योर नेट इनकम, ठीक है, ये आपका नेट इनकम,
ठीक है, इसके ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, 3,84,800 में, हाँ बोलो। 7,010 টাকা বেরিয়েছে। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, इसके ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, बट बिफोर दैट पार्ट 2 सॉल्व कर लो एक बार मुझे। पार्ट 2 एक बार मुझे सॉल्व करके बता दो सर। पार्ट 2 कैसे करोगे? सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, पर्टिकुलर, एलो, एसओ। स्टेप 1 क्या होगा? 1,80,000 एसओ में कुछ आएगा क्या? नहीं, स्टेप 2 क्या होगा? 1,90,000। देखो सर, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर जो चेंजेस आ रहा है, देखो एनुअल रेंट आपका चेंज हो जाएगा। 19,000 करके 12 महीने का आपका एनुअल रेंट कितना हो जाएगा पार्ट 2 के केस में? সেখানে 1,90,000 আছে। एनुअल कितना हो जाएगा? 1,90,000 तो आपको मिल रहा है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका 2,28,000। हाँ सर, 2,28,000। वेरी गुड सर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा से कर देता हूँ। मेरा एनुअल रेंट है 19,000 करके 12 महीने का 2,28,000, और 19,000 करके 10 महीने का मुझे मिल रहा है 1,90,000। एनुअल इज दिस एंड एक्चुअल इज दिस। एक्चुअली है। अब क्वेश्चन इज दैट कि एक्चुअल 1,90,000 है, स्टेप 1 1,80,000 है। ध्यान से देखो सर। हाँ, এটা আসবে তো স্যার 1,90,000 আসবে। वेरी गुड सर। मतलब यहाँ पर ये बात फिर से देखो, वही जीएबी का रूल, स्टेप 1 स्टेप 2 वाला। अगर स्टेप 1 1,80,000 ये स्टेप 2 से कम है, मतलब सॉरी एक्चुअल रेंट से कम है, या फिर आप ऐसे बोलो कि एक्चुअल रेंट स्टेप 1 से बड़ा है, तो एक्चुअल रेंट 1,90,000 इज हायर देन स्टेप 1। सो स्टेप 2 पिक्चर में आएगा एंड स्टेप 2 विल बिकम्स 1,90,000। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन में देखो हिसाब बदल गया, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन से हिसाब बदल गया। आपका जीएबी क्या होगा? 1,90,000। सर यहाँ पर स्टेप 3 आता क्या? स्टेप 2 आ जाने से स्टेप 3 नहीं आता है। ठीक है, जीएबी कैलकुलेशन का 3 स्टेप है। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 3 का भी 2 पार्ट है। स्टेप 3 एक ओनली वैकेंसी वाला, और एक जहां पर वैकेंसी अनरियलाइज दोनों होता है। दोनों केसेस अलग होता है, बट यहाँ पर जरूरी नहीं है। स्टेप 2 आ गया तो स्टेप 3 का कोई पिक्चर यहाँ पर और नहीं आएगा। तो जो लेटेस्ट है वही जीएबी है, 1,90,000। जिसको भी जीएबी कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा सर, कि आप लोग प्लीज प्रीवियस जो 2-3-4 लेक्चर्स है हाउस प्रॉपर्टी का, अगर क्लास मिस है या फिर फॉर एनी रीजन आपसे नहीं हो पाया या करने का मौका नहीं मिला, आप एक बार जरूर देखें और जीएबी कैलकुलेशंस को पक्का बनाएं। बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी का जान है जीएबी कैलकुलेशंस। इसके बिना हाउस प्रॉपर्टी आधा अधूरा है सर। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी आधा अधूरा है विदाउट कैलकुलेटिंग जीएबी। अगर आपको जीएबी कैलकुलेशन ही नहीं आता है, इसका मतलब समझना कि आप हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन टच ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन छूना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जीएबी कैलकुलेशंस पे कोई कंजूसी ना करें, डिटेल्स में समझे, अच्छे से समझ के चले। तो आपका जीएबी आ गया 1,90,000 का। जीएबी से हमें म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने का मौका मिलता है। तो म्यूनिसिपल टैक्स जो ओनर ने भरा है वो है 6,000 का। सही बोला मैंने? तो 1,90,000 से 6,000 चला जाएगा तो कितना मिलेगा? 1,84,000, है ना? यहाँ से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन স্যার হাউস প্রপার্টি হচ্ছে 5,800 প্রফিটে। एट द रेट ये सब 30% 5,800 आ रहा है। सेक्शन 24 सबसेक्शन ए के हिसाब से। ओके सर, देखते हैं। वेरी गुड, मुझे भी नहीं पता। तो 6,000 1,84,000 से 30% कितना हो जाएगा? 55,200। 55,200। वेरी गुड सर। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा तो कितना रहेगा?
इंटरेस्ट भी तो है। 1,28,800। तो अच्छा, इंटरेस्ट को भी एक बार में माइनस कर देते हैं। सॉरी सर, रुक जाओ। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, और क्योंकि ये पूरा लेट आउट है तो पूरा का पूरा ही हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड। 24 नी- सबसेक्शन बी। हाँ बोलो। 1,23,000। एक मिनट रुक जा, कितना हो गया? 1,84,000, 55,200 और 1,23,000 माइनस होने के बाद 5,800। प्रॉफिट। यस सर। प्रॉफिट हो गया, अरे हाँ वाह। सर। चलो प्रॉफिट हो गया, 5,800 प्रॉफिट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और हम अगर अगर हम लोग यहाँ पर फिर से वो उसका टोटल इनकम कैलकुलेट करने बोले, या नेट इनकम, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है? 3,86,000। 3,86,000। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया? 5,800। 5,800। टोटल करके कितना आएगा? 3,91,800। 3,91,800। 91,800। यस सर। 3,91,800 ये हो जाएगा आपका इनकम। तो पुराने हिसाब से आपका पुराना मतलब दो पार्ट है। पार्ट 1 में आपका इनकम आया था 3,84,800, बट एज पर दी पार्ट 2 आपका इनकम हो रहा है 3,91,800। अब आप इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी और कैलकुलेशन में नहीं जाने का मतलब अभी टैक्स लायबिलिटी में मैं नहीं जाऊंगा। जाए क्या? जरूरी नहीं है, ऐसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, पर फिर भी किसी भी एक का कैलकुलेट कर लेते हैं, लेटेस्ट वाला कर लेते हैं। एक करते हैं, बाकी दूसरा आप खुद कीजिएगा। ठीक है सर, एक करते हैं, दूसरा आप खुद कीजिएगा। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी करिए मेरे साथ साथ। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। कितना इनकम रहा है? দুটো পার্টেরই বেরিয়ে গেছে 3,91,800 का करो। স্যার। এটা হচ্ছে 7373.6। अच्छा, अप टू 2.5 लाख क्या हो जाएगा? अप टू 2.5 लाख बेसिक लिमिट है ना। इन आवर कंट्री 2.5 लाख तक किसी का इनकम है तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। अगर कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग मतलब 60 साल के ऊपर का है, 80 के नीचे का है तो 3 लाख का लिमिट है, और अगर 80 के ऊपर का है तो 5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बेसिक लिमिट है। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या मानेंगे? 60 के ऊपर का मानेंगे कि 60 के नीचे का मानेंगे? नीचे का। कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक है, तो अप टू 2.5 लाख तक एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख, लेकिन हमें 5 लाख तक जाना ही नहीं है। हम लोग 3,91,800 पे ही रुक जाएंगे, बिकॉज स्लैब पूरा करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस पे रेट कितना बताता है गवर्नमेंट? 5% স্যার। 5% का स्लैब है ना। तो 5% मतलब 2.5 लाख से 3,91,800 का कितना डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस होता है 2.5 लाख से 3,91,800 का? माइनस करो। 1,41,800 এর উপরে 5% করলে হচ্ছে 7,090। 3,91,800 माइनस 2,50,000 आया 1,41,800 ये आ रहा है क्या? হ্যাঁ স্যার। यस। 141,800 ठीक है। तो 141,800 पे
5%। 7090। 7090 ये आपका क्या है? 7090 ये आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। लेकिन सर क्या इसको 87A में रिबेट मिलेगा? से रिबेट হবে 12,500 নিচে। क्या इसको रिबेट मिलेगा? হ্যাঁ স্যার 5 লাখের নিচে আছে তো। 87A के तहत अगर किसी का इनकम, ये स्टैंडर्ड है सर, ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, एक बार क्लासेस देख लीजिएगा, बेसिक्स, वहां पर 87A के बारे में बात हुआ है, ठीक है। 87A में रिबेट मिलता है, करंट रेट है रिबेट का। रिबेट का करेंटली रेट कितना है? रेट नहीं है एक्चुअली, एक होल अमाउंट है कि अगर किसी का इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करता है तो उसको रिबेट मिलता है, तो 12,500 तक का रिबेट मिलता है। तो क्या इस बंदे को रिबेट मिलेगा? 12,500 का रिबेट मिलेगा? স্যার 7,090 এর উপর রিবেট পাবে। मैक्सिमम जो अमाउंट उसका आ रहा है वही रिबेट मिलेगा, 12,500 नहीं मिलेगा। मतलब कोई टैक्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता इनकम टैक्स में। तो 7,090 से 7,090 चला जाएगा, तो इसका अल्टीमेटली टैक्स नील रहेगा। और अगर टैक्स ही नहीं देना है तो फिर और सेस का ही देना है, सेस ही नहीं देना पड़ेगा। मतलब 3,91,800 में सरकार के घर में नो टैक्स। 5 लाख तक एक्चुअली कोई टैक्स देने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। हाँ मतलब अगर किसी का, अगर मानो कि कुछ गैम्बलिंग टाइप का इनकम है, मानो कि आपने लॉटरी काटा, लॉटरी से जीता, ड्रीम 11 जीता, खेलते हो ड्रीम 11 आप लोग? ड्रीम 11 ये सब खेलते हो? ये सब क्रिकेट में जो थोड़ा सा गैम्बलिंग टाइप का स्पेकुलेशन है, हाँ, प्लेयर चूज करके, कभी खेला आप लोगों ने, किसी ने भी? या फिर না रैमी স্যার। टाइप? हाँ नहीं खेलते, ठीक है सर। আচ্ছা नहीं খেলেছি खेलना, না স্যার ফ্রিতে। फ्री में खेला था, कोई बात नहीं। मानो कि तुमने ऐसे कोई जीत गया, ठीक है, अगर तुमने 1 करोड़ जीत गया, 50 लाख जीत गया, ठीक है, तो अगर तुमने ऐसा जीत जाते हो तो फिर वो अमाउंट पे टैक्स लगता है। 5 लाख के अंदर भी क्यों, अगर 30,000 भी जीतोगे ना, सरकार के घर में 30% का टैक्स जाएगा। या फिर मानो कि आप करोड़पति जीत के आते हो, केवीसी, केवीसी में मानो तुमने 50,000 जीता, ठीक है, तो 50,000 तो आप बोलोगे नहीं ये तो मेरा 5 लाख के अंदर ही है, मेरा तो टैक्स नहीं होगा, रिबेट मिल जाएगा। नहीं नहीं, तब रिबेट फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो उसके कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स होता है कि कौन से इनकम पे रिबेट फॉलो नहीं होगा, ऐसा कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो जब कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पर बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ ये रिबेट आपका फॉलो नहीं होगा, फ्लैट रेट पे टैक्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन का भी अलग है। इनकम टैक्स इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। और जैसे सारा चीजें कंप्लीट हो जाए, फिर एक चैप्टर के साथ दूसरे चैप्टर को देखना चाहिए, तब जाके आप इनकम टैक्स में ना एक कंप्लीट ओवरव्यू अपने मन में बना सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल इसका टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया? तो जिन लोगों ने बेसिक्स का क्लास कर चुका, या फिर मैंने रिसेंटली बहुत लोगों को बेसिक्स का क्लास शेयर कर दिया, ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग 4-5 लेक्चर सुनिए, वहां पर रिबेट के बारे में, फिर आपका अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है, ठीक है, 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है, तो साढ़े चार्ज देना पड़ता है। जैसे कम इनकम में गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें भारत का जो टैक्सिंग सिस्टम है ना, इंडिया का जो इनकम टैक्स का सिस्टम है, इसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहा जाता है। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब ज्यादा कमाने से ज्यादा दो, कम कमाने से कम दो, ठीक है। रॉबिनहुड स्टाइल, रॉबिनहुड मतलब रॉबिनहुड को पता है ना? अरे रॉबिनहुड जो मतलब बेसिकली एक वेस्टर्न एक कैरेक्टर है, जिसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि गरीबों से बड़ा रिच से लूटो और गरीबों पे बांटो, ठीक है। रिच से लूटो और गरीबों में बांटो, रॉबिनहुड कल्चर कहा जाता है इसको। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी भारत का टैक्स सिस्टम भी करेंटली चल रहा है, ठीक है, कि बड़ा आदमी से जो रिच है, रिच से और ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, और जो पोर है उनको छूट दिया जाता है, मिडिल क्लास को भी छूट दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली लोअर मिडिल क्लास और पोर, इनको बेनिफिट है टैक्स में। टैक्स में बेनिफिट किसको नहीं है? टैक्स में बेनिफिट रिच को तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
और हायर मिडिल इनकम को भी उतना भी बेनिफिट नहीं है, मोटा मोटी बेनिफिट है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा काम करता है, आप लोग ये सब चीज को दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। अच्छा मुझे इतना बताओ सर, क्लियर हुआ कि नहीं? जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, क्लियर हुआ ना? एक प्रोविजंस है, वो कितना महीना घर पे रहने से क्या होता है, वो प्रोविजंस में चर्चा कर लूंगा। निकल कल मैं थोड़ा प्रोविजंस बताऊंगा, कुछ ऐसा प्रोविजंस है हाउस प्रॉपर्टी में जिसके बारे में मैंने अभी तक चर्चा नहीं किया, क्योंकि मैं लास्ट कुछ दिनों से सिर्फ क्वेश्चन ही करा जा रहा हूँ सर। अच्छा, और एक क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कराते कराते दिमाग खराब कर देते। नहीं सर, दिमाग खाएंगे नहीं आपका, बस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलो चलो सर, क्वेश्चन लिखने के लिए रेडी स्टेडी गो। ठीक है, चलो सर गो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन भी सुंदर कैसे हो सकता है? सर सुंदर बताने में क्या दिक्कत है? हर चीज में खूबसूरती है, खूबसूरती ढूंढना आना चाहिए सर। नजरिया है ना, नजरिया बदल के देखो, हर चीज सुंदर दिखेगा। सर क्या जो बोलते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। मिस्टर एक्स ओन्स 4 हाउस, अरे वाह, 4 घर, लोगों को एक नहीं मिलता। हाँ सर, क्या बोलते हो, मिस्टर एक्स से एक घर ले लेंगे क्या? जिसको छीनना है छीन लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर एक्स ओन्स 4 हाउस, 4 घर है इसका। ठीक है, चलो 4 घर बना लेते। हाँ, घर बनाएंगे, चलो जल्दी जल्दी बनाओ। तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, झूठा ही सही। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, और चौथा घर। ये सब गांव स्टाइल घर है मेरा। आजकल तो गांव का फैशन ही शहर में चलता है ना। न्यू टाउन में एक प्रोजेक्ट है, थोड़ा रिच प्रोजेक्ट मैं जितना सुना हूँ, वैदिक विलेज। शहर क्या है? हाँ, शहर में वैदिक विलेज कहाँ से आ गया, पता नहीं। मतलब लोगों का, मतलब सोच कैसा है देखो, पब्लिक का, मतलब मैं हम सबका सोच देखो। पहले सब चीज गांव था, पहले गांव में पेड़ था, पानी था, सबको काटो, काट कूट के खत्म कर दो, पानी को भर दो। ठीक है, तालाब को भर दो, वाटर बॉडीज को पूरा एकदम खत्म कर दो, पेड़ पौधा जितना था काट के साफ कर दो। फिर कुछ साल बाद मल्टी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा, वैदिक विलेज बनेगा। अरे क्या वैदिक विलेज? हाँ, मतलब समझ में नहीं आता है। मतलब ये इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं सर? सोच कहाँ रह गया इंसान का? हाँ, पहले सब काट कूट के साफ करने पे लगा रहता है, और फिर मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट बना के लोगों को बेचने पे लगा रहता है। क्यों भाई? गांव तो आज भी जो गांव है उसको भी बना के रखो ना। गांव है में क्या प्रॉब्लम है, फैसिलिटीज बनाओ, लोग जैसा रहता है रहने दो। मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट में क्या है? अल्टीमेटली मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट में तो विलेज ही बनाते हैं। हाँ, देखना एक प्रोजेक्ट बना है, मैं कभी देखता हूँ और सोचता रहता हूँ। आरबोन बोल के एक प्रोजेक्ट है। आरबन प्रोजेक्ट में क्या है, आरबोन नाम दिया है, मतलब आरबन में जंगल, ऐसे शहर है, बट आपको प्रोजेक्ट के अंदर फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, वाटर बॉडीज देखने को मिलेगा, जैसे विलेज में देखने को मिलता है। मतलब अल्टीमेटली हर किसी को गांव चाहिए, पर फिर भी गांव को काट के खत्म करना है, पेड़ पौधा खत्म करना है। एक नॉर्मल विचार बता रहा हूं आपसे, सोचिएगा। ठीक है, कि इसको डेवलपमेंट बोलते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे धोखा है? सर मुझे तो लगता है सरासर धोखा है।
पूरा धोखा है, पब्लिक भी दिमाग में कुछ है नहीं इन लोगों का, ठीक है, बात समझता ही नहीं है कि क्या चाहिए इनको। ये गांव छोड़ के शहर में आते हैं, ठीक है, फिर शहर को, गांव को काट के शहर बनाते हैं, और फिर जो उसका करोड़ों का प्रोजेक्ट था, वो करोड़ों का प्रोजेक्ट बेसिकली उसका नहीं रहता है, किसी और का हो जाता है, और फिर वो सोचते हैं कि क्या हो गया। पता नहीं ये कभी आप लोग समझ पाओगे कि नहीं, बट कभी आई होप समझ जाओगे। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। चलो ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, 4 घर है इसका। सर 4 घर, अरे चलो सर, हमें क्या फर्क पड़ता है। सभी घर का वैल्यू भी दे के रखा है, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल टैक्स, हाँ क्या बोलते हो, और क्या देगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम भी भरा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब घर लिया तो उसका कैपिटल से, मतलब लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट भी भर रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है, कैपिटल वाज बोरोड बिफोर 1/4/1999, ठीक है, capital was borrowed in case of before 1/4/1999, in case of, in case of, ठीक है, in case of house 1, house 3 and house 4, ठीक है, एंड नीचे लिखना in case of house 2, capital borrowed on or after, capital borrowed on or after, बेसिकली यहाँ पर डेट दिया है 16th of April 1999, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल 99 के बाद का हो गया। और कुछ पॉइंट भी दिया है आपको, रीपेमेंट of loan taken from HDFC, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम HDFC, नो इशू, यहीं से भी लो, HDFC से लो, LIC से लो, फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम HDFC। सर डेटा तो दो सर, ओके चलो डेटा देते हैं। अच्छा, हाउस 1 का म्यूनिसिपल वैल्यू देके रखा है 30,000, फेयर रेंट 40,000, स्टैंडर्ड रेंट 37,000, इंश्योरेंस म्यूनिसिपल टैक्स 3,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोड, ठीक है, इसका है 11,060, ये हाउस 1 है, ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ लोन इसका है नील। हाउस 1 हो गया, हाउस 2 में आ जाते हैं 70,000, 58,000, 74,000, 16,000, 2,000, और ये है आपका 75,900, 75,900, और इसका है 6,000। नेक्स्ट हाउस 3, सर 92,000, 96,000, नॉट एप्लीकेबल, स्टैंडर्ड रेंट 29,000, म्यूनिसिपल टैक्स
Interest on borrowed insurance premium 11,700. Borrowed capital 54,090 और आपका रीपेमेंट हुआ है 17,000 का। हाउस 4 का 28,000, 37,000, 36,000, 12,000 का है और इंश्योरेंस है 2810 का। 85,300 का ही है इंटरेस्ट और रीपेमेंट है 2,000 का। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। अगर आप लोग इंफॉर्मेशन कॉपी कर लिया तो मुझे बताइएगा। স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল, সেটা হচ্ছে যে স্যার এইগুলো কি মানে সবই কি সেলফ অকুপাইড হবে নাকি কোনটা লেট আউট হবে? तूने तो ऐसा सवाल कर लिया जो सवाल का जवाब मैं अभी पूछने वाला था। ठीक है, तेरा सवाल का जवाब 2 मिनट बाद मिलेगा। खेल खेल में खेल है सर, यही तो बात है। अच्छा सवाल है, वेरी गुड सर, यही सवाल आना चाहिए था, मन में आया है। लिख लिया आप लोगों ने, इतना मुझे बताया भी। इंफॉर्मेशन डेटा पुट कर लिए? अगर किसी का ना नहीं है तो मैं हाँ मान के चलूं। तो फाइंड आउट the net income and tax liability of Mr. X. Assessment year 22-23 while taking into consideration the following information। साथ में कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इंफॉर्मेशन है। इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्स से 14,75,000 का इनकम किया है। सर 4 घर का मालिक है, इतना तो कर ही लेगा। सर और ज्यादा करेगा? कम बोल दिया। यस, X has deposited rupees 30,000 in public provident fund। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या होता है ये मैंने सैलरी में भी पढ़ाया, और 80C से 80U का भी एरिया आएगा। चैप्टर 6 से डिडक्शंस का चैप्टर आएगा, उसमें भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का डिस्कशंस करने वाला हूँ। आज मैं थोड़ा यूज ही बता दूंगा आपको। ये इन्फॉर्मेशन दिया है, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने बोला है। प्रीवियस ईयर 22, असेसमेंट ईयर 22-23 का है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 का है। बंदा 4 घर का मालिक है, तो बंदे को क्या करना चाहिए बोलो? क्या हिसाब लगा इसका? ये 4 घर सेल्फ ऑक्युपाइड है कि लेट आउट प्रॉपर्टी है, ये इसमें कुछ बोला नहीं है। हाँ सर, लेट आउट मान लेंगे ना सर। ऐसा थोड़ी ना होता। 4 देखो घर क्या में कैसे रहेगा? सेक्शन 20। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। सर एक बार सबको लेट आउट करके कैलकुलेट करेगा और एक बार सबको सेल्फ ऑक्युपाइड करके। एक बार सबको सेल्फ ऑक्युपाइड करके, एक बार सबको लेट आउट करके, फिर देखेंगे। हाँ चलो, एनुअल वैल्यू ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी इफ मोर देन 2 प्रॉपर्टीज आर सब सो सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड। अगर more than 2 properties are so self-occupied or unoccupied, the assessee may claim benefit of nil annual value in respect of any 2 properties at his options.
the other properties would be deemed to be let out in respect of which expected rent would be GAB. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सिस्टम फॉलो करना होगा, ठीक है। देखो सर, ये एक स्पेशल सिनेरियो आ गया आपके सामने। अगर आपका दो प्रॉपर्टी से भी ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड है या अनऑक्युपाइड है, एसएससी क्या बेनिफिट क्लेम कर सकता है? नील एनुअल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टू प्रॉपर्टी एट हिज ऑप्शन। ये पहले इस कॉन्सेप्ट को कोई भी एक प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान के चलते थे। अभी आप कोई भी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते थे। मतलब ये रिसेंट जो डेवलपमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट है, ये पहले के जमाने में, मतलब आज से 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी को मान के चलना पड़ता था, अभी दो प्रॉपर्टी तक हो गया है। मतलब यू कैन टेक एनी टू एट हिज ऑप्शंस, जिसका वैल्यू नील हो जाएगा, बिकॉज अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा तो नील हो जाएगा, और बाकी प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट मान के चल सकता है, would be deemed to be let out in respect of which expected rent would be the GAB। तो जो expected rent होगा वो GAB बन जाएगा, जिसका कैलकुलेशंस आप सबको पता है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको समझते हैं, ठीक है। और इसको समझने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे कि ज्योति बता रहा था। जैसे कि ज्योति क्या बता रहा था कि एक बार सारा प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड करो और एक बार सारी प्रॉपर्टी को लेट आउट मानो, फिर लास्ट में जहां पर आपको बेनिफिट दिखे कोई भी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेना, और कोई भी बाकी प्रॉपर्टी को आप कोई भी दो प्रॉपर्टी को आप कर सकते हो ना, एनी टू प्रॉपर्टी एट हिज ऑप्शंस, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टू प्रॉपर्टी एट हिज ऑप्शंस आप उसको बना सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना होगा। बात समझे? थोड़ा पजल्ड है, बट इतना भी पजल्ड नहीं है। ये क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व कराया होगा, अगर किसी ने मेरा पहले का हाउस प्रॉपर्टी क्लास कभी किया है तो उस पर उनको देखा होगा कि हम लोग एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानते हैं और बाकियों को लेट आउट कर देते हैं। बट इस बार इसको अलग करना है, यहाँ पर हम लोग दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और बाकियों को लेट आउट मानेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए आपको पहले ये पजल के पास जाना पड़ेगा, तब ना सॉल्व होगा। चलो तो समझ में है ना सर? ये एज पर एक्चुअली जो भी हो रहा है 23 सबसेक्शन 4 के हिसाब से हो रहा है। इफ मोर देन टू प्रॉपर्टीज आर ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड, द एसएससी मे क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टू प्रॉपर्टीज एट हिज ऑप्शंस, और अदर प्रॉपर्टीज डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाएगा। डीएलओ मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट, मान लेंगे लेट आउट है। अगर लेट आउट ना भी है तो भी मान लेंगे लेट आउट है, ठीक है। अब इसमें एक काम कर लेते हैं, एनी टू हाउस एलो बैलेंस हाउस, सॉरी एनी टू हाउस एसो बैलेंस हाउस एलो, ठीक है। 4 की जगह 5 हो जाए, 10 हो जाए, कॉन्सेप्ट वही काम करेगा सर। तो आपका 4 घर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, ठीक है। 4 घर है हम लोगों का, और एक पर्टिकुलर कॉलम बना लेते हैं। अच्छा, तो पहले एक काम करते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड के हिसाब से सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं कि सारे के सारे प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी है सब सेल्फ ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो अगर सारा का सारा सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आप डायरेक्टली एनएवी पे आ सकते हो ना, आप डायरेक्टली एनएवी पे आ सकते हो, बिकॉज इसका तो कोई जीएबी नहीं होता है ना, तो डायरेक्टली एनएवी पे भी आ जाए, एनएवी भी 0 है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में होता क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में सुविधा मिलता है ना। हाँ सर बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन से नहीं बोल रहा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज जिसका एनएवी नहीं है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में एक बेनिफिट तो है ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट, जो हर एक एसएससी लेना चाहता है। मतलब जिसका भी इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है उसको एसएससी कहा जाता है, और हर एक एसएससी चाहेगा कि उसका
सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट उसे मिले। तो अगर हम देखें, और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, लॉस है, नेगेटिव वैल्यू है। तो हाउस 1 में 11,060 का इंटरेस्ट है ना, चेक करके देखो तो मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। हाउस 2 में 75,900 का, हाउस 3 में 30,000 का, और हाउस 4 में 30,000 का। क्या मैंने सही लिखा? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, क्वेश्चन पढ़ो सर, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो। यस सर। सर देखो, कैपिटल वाज बोरोड बिफोर 1/4/1999 इन केस ऑफ हाउस 1, हाउस 3 एंड हाउस 4। तो हाउस 1, हाउस 3, हाउस 4 के केस में लोन जो है वो 1/4/99 से पहले का है। तो आप लोगों को तो पता है, हाउस प्रॉपर्टी के फर्स्ट लेक्चर्स में ही मैंने आपको समझाया कि अगर लोन किसी का 1/4/99 से पहले का लिया हुआ लोन है तो उसमें उसको मैक्सिमम 30,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है। और हाउस 4 के केस में, सॉरी हाउस 2 के केस में 1/4/99 के बाद का लोन है, तो इस केस में मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख तक जा सकता है। सो अगर आप क्वेश्चंस को फॉलो करें प्रॉपरली, इफ यू फॉलो दी क्वेश्चंस प्रॉपरली, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली कि हुआ क्या है। सर हाउस 1 में इंटरेस्ट आपने भरा 11,060 का, तो आप 11,060 का बेनिफिट ले सकते हो। हाउस 3 में आपने इंटरेस्ट भरा 54,090 का, लेकिन आपको मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। हाउस 4 में आपने इंटरेस्ट भरा 85,300 का, बट आपको 30,000 का बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा। बट हाउस 2 में आपने 75,900 का भरा, और आप 75,900 पूरा ही ले सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख तक है। बिकॉज हाउस 2 का लोन 1/4/99 के बाद 16 अप्रैल 1999 में लिया गया है। तो ये हिसाब काम कर रहा है सर। तो अगर आप इसको इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी करे तो कितना इनकम हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड में हाउस 1 में आपका 11,060 का लॉस, हाउस 2 में आपका 75,900 का लॉस, हाउस 3 में आपका 30,000 का लॉस, हाउस 4 में भी 30,000 का। ये सब लॉस है ना, इनकम नहीं रे बाबा, ये सब लॉस है, नेगेटिव है इसलिए। अब ये तो हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड की कहानी। सर अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको लेट आउट देखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है सबको? अब ये सेल्फ ऑक्युपाइड की कहानी थी। अब हमें सारा का सारा घर को लेट आउट देख लेना चाहिए एक बार। अगर सारे के सारे प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाए तो क्या होगा? तो चलो सब लेट आउट है, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी में अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। पर्टिकुलर लेना है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। स्टेप 1 क्या होगा? सर लेट आउट है, अब तो आपको जीए भी कैलकुलेट करना होगा। बोलो, क्वेश्चन में गिवन है। बोलो। H1 হবে 37,000। वेरी गुड सर। देखो MBFR टेक दी हायर, है ना, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, MBFR टेक दी हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, 30 40 40 40 37 में 37। हाँ वेरी गुड सर। इसी तरह से सबका करना, 70 58 टेक दी हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड, 74 70 70। ठीक है, ठीक है ना। 92 96 में हायर कौन है? 96। लेकिन सर इसका स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या करेंगे? नील नील क्यों करेंगे? स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर जो कम है वही होगा। 96 92 में जो कम है वही लेंगे, सॉरी जो हायर है वही लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो कंपेयर नहीं कर सकते, 96 ही हो जाएगा। 28 37 में टेक दी हायर 37, 37 36 में टेक दी लोअर 36। समझे कि नहीं? सर इससे तो डायरेक्ट म्युनिसिपल टैक्स लेस ही होगा। हाँ पर हाँ ऑब्वियसली जैसे जैसे होता है पूरा का पूरा एकदम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो 37, इसका हो जाएगा 70। सर स्टेप 1 क्लियर है ना?
ये आप लोगों को पता है, मैं बस एक बार दिखाया आपको। 37, 70, 96,000 और हाउस 4 का 36,000। अगर किसी को ये कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लो सर, कैसे आया, बाद में पूछोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, स्टेप 2 आएगा, मतलब इस क्वेश्चन में স্যার আছে। स्टेप 2 आएगा। না স্যার এখানে কোনো ডেন্টের কথা কিছু বলেন তাহলে তো স্যার আসবে। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं स्टेप 2 के बारे में, जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, हाँ, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्टेप 1 ही जीएबी हो जाएगा सर। स्टेप 2 का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा, और स्टेप 3 तो और नहीं आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द जीएबी, जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से लेटेस्ट अमाउंट इज जीएबी। 37, 70, 96, 36। नाउ म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा, क्वेश्चन में बोला हुआ है 3,000 हाउस 1 का, हाउस 2 का 16,000, हाउस 3 का 29,000 29, एंड हाउस 4 का 12,000 12,000। ओके सर, आ गया म्यूनिसिपल टैक्स भी आ गया। कैलकुलेट करो को बताओ कितना आपका होता है एनएवी। $34, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। 17 से 16 चला जाएगा तो 54,000 का, 96 से 29 चला जाएगा तो 67,000 का, और 36 से 12 चला जाएगा तो 24,000 का। सर एनएबी हो गया, अब क्या करें, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। वेरी गुड सर, 31 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 10,200 30%। 10,200 30% ऑफ एनएबी 10,200, 16,200 16,200, 20,100 2100। and হচ্ছে 7,200। वेरी गुड सर। और माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड भी तो माइनस होगा, एक बार में करो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लेट आउट प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा आ जाएगा, है ना। हाउस 1 में 11,060, हाउस 2 में 75,900। मुझे एक चीज बताए सर, क्या अब हम लोग वो मैक्सिमम यूज करें कि पूरा का पूरा यूज करें, बोलो। जितना अमाउंट है पूरा ले लेंगे ना, পুরোই তো স্যার লেট আউট। क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा ले लेंगे, है ना। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में लिमिट है, बट लेट आउट के केस में कोई लिमिट नहीं है, जितना भरोगे उतना ले सकते हो। 75,900 हो गया, 54,090 हो गया, और 85,300 हो गया। चलो सर माइनस करके बताएं मुझे कितना हो रहा है। इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी 12,740 প্রথমত। 12,740। very good sir, positive। okay, second one, হ্যাঁ স্যার পজিটিভ। second one, हाउस 2 Sir, का क्या my- होगा, 100 negative, हाँ हाँ हाँ, 38,100 negative, 38,100 100 negative, नेगेटिव। थर्ड का মাইনাস 190। 7190। लास्ट वाला 68,500 माइनस। ये सब लॉस में है, सिर्फ एक प्रॉफिट रहा है सर, हाउस 1 में प्रॉफिट है, बाकी किसी में प्रॉफिट नहीं। अब आएगा असली मजा। सर हमने सेल्फ ऑक्युपाइड भी देख लिया, हम लोगों ने सेल्फ ऑक्युपाइड भी देख लिया, और हम लोगों ने लेट आउट भी देख लिया। अब क्या करें सर, अभी हमें क्या करना है, एज पर दी रूल्स, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 का रूल क्या बताता है। सेक्शन 23 सबसेक्शन
4 का रूल क्या बताता है? If more than 2 properties are of self-occupied or unoccupied, the assessee may claim benefit of nil annual value in respect of any 2 properties at his options, and other properties would be deemed to be let out, in respect of which expected rent would be DGAV, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे। अच्छा, तो क्या माने, किसको सेल्फ ऑक्युपाइड माने और किसको किसको लेट आउट माने, ये मानना कैसे होगा सर? एक बड़ा सा पजल सॉल्व करना पड़ेगा। তো যদি স্যার সেলফ অকুপাইড মানা হয় তাহলে স্যার H2 আর H3 মানা যায় সেলফ অকুপাইডে, क्यों? কারণ স্যার এই দুটো স্যার মাইনাস বেশি আছে, তাহলে পরে ইনকাম ট্যাক্সে তো মাইনাস হলো, তো সেটা তো আমাদেরই প্লাস পয়েন্ট। क्योंकि उसका नेगेटिव ज्यादा है इसलिए। হ্যাঁ স্যার, আর लेकिन স্যার লেট इसको दिखाओगे कैसे? सर क्या इस तरह से सॉल्व हो सकता है 4 सिचुएशंस? सर ऐसा करने से होगा कि अगर हम लोग किसी भी एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, ठीक है, और बाकियों को लेट आउट मान लेंगे, ठीक है, किसी एक को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और बाकियों को लेट आउट मान लेंगे, तो ऐसा करके बेनिफिट मिल सकता है क्या? सर बोलो। एक को क्यों लेट आउट करेगा, क्यों प्रोविजन तो 2 को करो बोला ना। हाँ, प्रोविजन 2 का करना है और फिर लास्ट में जाके हम लोग देखेंगे कि जिस दोनों में बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है, उसको हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे और बाकी दोनों को हम लोग लेट आउट मान लेंगे। कैसा करने से सही रहेगा बताओ? क्या अगर मतलब अगर मैं यहाँ पर एक को सेल्फ ऑक्युपाइड माना, ठीक है, हाउस वन को सेल्फ ऑक्युपाइड जब मानूंगा, ठीक है, अगर हाउस वन को सेल्फ ऑक्युपाइड मानना है तो फिर कहने का मतलब ऐसा है कि हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि तो फिर हाउस टू क्या हो जाएगा? अच्छा, पजल सॉल्व करने के लिए हो जाएगा सर, ये सिंगल में बहुत सुविधा होता है। मतलब पहले क्या रूल्स था, सिंगल रूल्स था, ठीक है, सिंगल रूल्स में पजल सॉल्व क्या हो जाता है, एक को सेल्फ ऑक्युपाइड मान के बाकियों को ऐसे डीएलओ करके पुट कर देते थे, तो क्या हो जाता, फिर सेकेंड टाइम में आप हाउस टू को सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, बाकियों को डीएलओ कर लो। लेकिन इस बार क्या करना है आपको, आपको कोई भी दो को सेल्फ ऑक्युपाइड मानना है, तो इसको ना आपको एक एक करके करना है। अगर हम ऐसे माने कि हाउस वन हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस टू भी सेल्फ ऑक्युपाइड, तो हाउस थ्री हाउस फोर डीएलओ, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या करना है। हाउस वन हाउस टू दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड एक बार मान लिए सर, अब हाउस वन को डीएलओ मानेंगे, हाउस टू को भी डीएलओ मानेंगे, हाउस थ्री हाउस फोर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानना पड़ेगा। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? ডিএলও এসও ডিএলও এসও এটা বলি। हाँ नहीं, तुम लोग मेरा बात नहीं सुन रहे हो, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। पहले केस में हम लोगों ने हाउस वन हाउस टू को सेल्फ ऑक्युपाइड माना, तो हाउस थ्री हाउस फोर को लेट आउट माना, डीएलओ मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है, मान लेंगे कि लेट आउट है। सेकेंड केस में अगर मैं हाउस वन हाउस टू को डीम टू लेट आउट मान लिया, तो हाउस थ्री हाउस फोर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, वही मैं पूछ रहा हूँ। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, जो जो कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहले ये दोनों को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिए, दोनों को लेट आउट कर लिए, अब ये दोनों को लेट आउट कर दिया, बाद में सेल्फ ऑक्युपाइड को ये दोनों को मान लिया। और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है, बताओ, कॉम्बिनेशन बनाना है आप लोग।
प्लस 3 को एसओ कर देंगे और 1 और 4 को डीएलओ। हाँ सर। हाँ बोलो, कहाँ हाउस 1 को क्या करेंगे? डीएलओ और हाउस 2 और हाउस 3 को एसओ। हाउस 2 हाउस 3 को एसओ कर देंगे। अच्छा, हाउस सर 2 हाउस 3 को एसओ कर तो लेंगे। अच्छा हाँ, ये हो सकता है। স্যার একটা হতে পারে স্যার H1 আর H4 স্যার এসও করে দিলাম, আর H2 H3 ডিএলও করে দিলাম, মানে এটাকে উল্টো করে দিলাম। इसी का उल्टा, হ্যাঁ স্যার। मतलब ये भी एसओ ওয়ান होगा, আর বাদ ये भी বাকিগুলো एसओ ডিএ। होगा, और बीच में ये दोनों डीएलओ बनेगा। और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर जो कॉम्बिनेशन हो सकता था हो गया? देख के बताओ मुझे, और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? हाउस 1 हाउस 2 एसओ हो गया, हाउस 3 हाउस 4 एलओ हो गया, हाउस 1 हाउस 2 डीएलओ हो गया, हाउस 3 हाउस 4 सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। हाउस 1 हाउस 2 डीएलओ, अच्छा नहीं, हाउस 2 हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 1 हाउस 4 लेट आउट। इधर आपने ये बताया आप लोगों ने, हाउस 1 को सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 4 को सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 2 हाउस 3 लेट आउट। एनी अदर कॉम्बिनेशन मिसिंग है कुछ ऐसा? नो हाँ স্যার। सर, सब कुछ आ गया? बोलो सर, सभी को पूछ रहा हूं मैं, क्या और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? ज्योति? एक बार हाउस 1 हाउस 3 हाँ, को एसओ। हाउस 1 हाउस 3 को क्या हाउस 1 हाउस 3 कहीं पर भी एसओ नहीं बना? नो सर, हाउस 1 हाउस 3 एसओ नहीं बना है। हाउस 1 यहाँ पर बना है, हाउस 3 यहाँ पर ये डीएलओ बना है। अच्छा, एट ए टाइम में हाउस 1 हाउस 3 सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं बना। अच्छा, तो फिर पांचवा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, पांचवा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अगर मैं, आपने क्या बोला सर, हाउस 1 को एसओ और हाउस 3 को भी एसओ, तो ये हो जाएगा डीएलओ और ये हो जाएगा डीएलओ। और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? सर सेम वे में हाउस 2 और हाउस 4 एसओ करके। हाउस 2 हाउस 4 एसओ एसओ करके, ये डीएलओ डीएलओ बन जाएगा। देखो जो कुछ भी बोल रहे हो रिपीट तो नहीं हो रहा है? आप लोग जो कुछ भी बोल रहे हो रिपीट तो नहीं हो रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा कि सेम चीज बार बार हो जा रहा है? सेम चीज रिपीट नहीं करना है। सर हाँ कॉलम 2 और कॉलम 5 का ना हाँ, हाउस 3 एसओ हो गया तो। कॉलम 2 कॉलम 5 हाँ, हाउस 3 एसओ हो गया है हाउस 3 और कॉलम 5 में भी एसओ, फिर कॉलम 3 में भी एसओ। कॉलम 3 में भी सो। सर इसको थोड़ा सा ना और थोड़ा इजी वे में तो देखना पड़ेगा। इस तरह से एक्चुअली इसका क्या कॉन्सेप्ट था जानते हो? ये ऐसे करना चाहिए था। अब जो जो कॉम्बिनेशन बन सकता है उसको पुट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, जो जो वैल्यू निकला है ना सेल्फ ऑक्युपाइड का, उसको बस पुट करना है और देखना है कि किस कॉम्बिनेशन में टैक्स में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और आपको वही वाला लेना है। आप लोग घर पे ट्राई करोगे कॉम्बिनेशन बना के? ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप बात को एक बार सुन लो सर। आपको बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन बिल्ड करना है,
जितना कॉम्बिनेशन हो सकता है वो सारा कॉम्बिनेशन को पुट करें आप, ठीक है। मतलब हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड कॉम्बिनेशंस भी पुट करें और लेट आउट कॉम्बिनेशंस भी पुट करें। आपको बस इतना करना है कि कौन से कॉम्बिनेशंस में, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशंस बनाने का कोशिश जो किया ना, आप देख लीजिएगा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो अब उसके बाद क्या करना है आपको, सेल्फ ऑक्युपाइड के वैल्यू पे सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू दे दे जो आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा, जो आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा सर, ठीक है। आपको बस उस वैल्यू पुट करना है। जैसे यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू आपने निकाल के रखा, यहाँ पर आपने लेट आउट का वैल्यू आपने निकाल के रखा, बस वैल्यू पुट करो और लास्ट में जाके टोटल करो, लास्ट में जाके टोटल करो और टोटल करके आप देखो कि किसमें सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। हाँ बोलो सर। স্যার সবাইকে অ্যাটেন্ডই করে দাও না গো। কেন রে, কেউ কিছু প্রবলেম করছে? আচ্ছা বের করে বেরিয়ে দিচ্ছে বারবার আমাকে। তা কোনো কারণে হচ্ছে, কে করবে? ये प्रॉब्लम किसी ना किसी के साथ लगा रहता है, क्यों ऐसा होता है रे? ऐसा मेरा क्लास हो ही गया। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? मतलब जिसमें सबसे महंगा पड़ेगा, ठीक है, मतलब आपका अल्टीमेटली जिसमें सबसे कम होगा, मतलब लॉस जिसमें ज्यादा होगा, अब वो वाला चूज करें। अब ये कॉम्बिनेशन आप घर पे बनाइए, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है देखिए। थोड़ा पजल्ड है पर ट्राई कीजिए सर, थोड़ा ट्राई कीजिए कि मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझिए। एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपका ऑलवेज टारगेट ये रहता है, एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपका टारगेट हमेशा यही रहेगा कि मैक्सिमम बेनिफिट अपने क्लाइंट को दिया जाए। तो मैक्सिमम बेनिफिट मतलब, क्योंकि आप लॉस में हो और आपका उधर एक इनकम है, आपका अदर सोर्स का एक इनकम है, ठीक है। तो आप अगर ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के आप अपना सारा टोटल अमाउंट को पुट करो और देखो कि सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट का इनकम अगर नेगेटिव है, सेल्फ ऑक्युपाइड पे भी नेगेटिव है, तो किस पे सबसे ज्यादा आपको नेगेटिव हो रहा है। तो अगर मैक्सिमम लॉस है तो जिसमें मैक्सिमम लॉस होगा आप सिर्फ वही कॉम्बिनेशन चूज करोगे। इतना करके आप मुझे निकल बताएं, मैं देखूंगा किसका किसका आंसर मुझे सही निकल के आता है। ठीक है सर, ये होमवर्क रहेगा। कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉम्बिनेशन बना के मुझे आप लोग ये बताना कि कौन से कॉम्बिनेशंस में टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब कौन सा दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड बनाने से और कौन सा दो घर को लेट आउट करना चाहिए। मतलब कोई भी दो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाता है तो बाकी दो लेट आउट हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों को देखना है कि कहाँ पर बेनिफिट ज्यादा है। ट्राई करोगे सर, बोलो। कॉम्बिनेशन बना के बस पुट करना है और टोटल करना है। टोटल करके जो सबसे ज्यादा हो, मतलब क्या बताऊं आपको, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा लॉस जिसमें होगा, सबसे ज्यादा लॉस जिसमें होगा, आपको वही वाला चूज करना चाहिए। ठीक है, मैं कल इसका जवाब देखूंगा किसका सही निकलता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन करने का तरीका मैंने आपको एक बताया, आप अपने हिसाब से भी कोई तरीका अपना सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताओ मुझे सर, ये करना क्या है। आप अपना तरीका अपना सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल सा काम है कि कोई भी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लो, कोई भी दो प्रॉपर्टी को लेट आउट मान लो, जिसमें बेनिफिट ज्यादा है, मतलब टैक्स पेयर को जिसमें सबसे कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, वही वाला बेनिफिट आपको चूज करना चाहिए। अब आप लोग ये कैलकुलेट करके आराम से अपने हिसाब से पजल, कैसे पजल बनाना है पजल बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल वे में करना है लिख लिख के, वो भी देख लो। आप अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन बना के मुझे इमेज भी भेजे या क्लास में भी मुझे जवाब दे कि सर इस तरह से करने से, मुझे इमेज भेजे आप लोग, ठीक है, कि सर मैंने इस तरह से सॉल्व किया, मेरा इसमें बेनिफिट आ रहा है। बोलो सर, ट्राई करना है कि नहीं करना है? करना तो है, ठीक है, मैंने बता तो करना तो होगा आप लोगों को। ठीक है, इनकी ज्योति, नील, पंकज, रोशनी, सौमन्विता, शिवम, स्नेहाशीष, सबको बोल रहा हूँ, समझ में आया? संपद, यस सर। ठीक है। यस सर। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा ये क्लियर होना चाहिए कि जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिलता है? अगर मानो कि उसका लॉस होगा तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, যত हाँ, মাইনাস जितना যত ज्यादा, माइनस हाँ, तो भालो, ठीक है।
अब वो कैलकुलेट करके आप लोग मुझे बताएं, वही आंसर होगा। और फिर टोटल इनकम में आप लोगों को अदर सोर्स का तो पता ही है, उसके साथ टोटल कीजिएगा और फिर आंसर आ जाएगा। पहले ये बताएं मुझे, ठीक है। तो मैं कल के क्लास में अच्छा और भी कुछ होमवर्क साथ में जोड़ के देता हूँ, वो सब भी ट्राई कीजिएगा, कल वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, विश्वजीत नहीं दिख रहा है, तो ठीक है चलो। सर कल के जाओ तो हाँ हाँ ठीक है, कॉल कर लेना एक बार टेस्ट के लिए ना, ठीक है। হ্যাঁ স্যার মানে কল কবে করবো স্যার আজকে না কালকে কালকে সকালে করে নিবি একবার। ঠিক আছে স্যার ओके सर, चलो बाय। बाय सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। बाय सर।